नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत की अविश्वसनीय खोजों और आविष्कारों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने दुनिया पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा है। गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति से लेकर चिकित्सा और शानदार चमत्कारों तक भारत में ज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाने का इतिहास रहा है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि आज हम भारत की 10 शक्तिशाली खोजों और आविष्कारों की विस्मयकारी यात्रा पर है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय दिमागों की उल्लेखनीय प्रतिभा का पता लगाएं। नंबर 1, जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। जीरो की खोज आर्यभट्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। कुछ अमेरिकी गणितज्ञ मानते हैं कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक आमिर एक्जेल ने कंबोडिया में शून्य की खोज की थी, लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि जीरो की खोज किसने किया है। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया है। आर्यभट्ट के बाद शून्य का श्रेय ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने गणितीय संक्रियाओं में शून्य का प्रयोग शुरू किया। आर्यभट्ट ने जीरो को शब्दों में प्रस्तुत किया था, वे इसे अंकों में नहीं बताए थे। आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली में शून्य का उपयोग करने और गणित में शून्य लाने का श्रेय दिया जाता है। भारत के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने जोड़ और घटाव जैसे गणितीय कार्यों में शून्य का उपयोग किया। जैसे उन्होंने बताया कि जीरो को जीरो से विभाजित करने पर जीरो प्राप्त होता है, किसी भी अंक में जीरो से गुना करने पर जीरो प्राप्त होता है। आपको यह पता होगा कि जीरो एक महत्वपूर्ण नंबर है। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर जीरो होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच केवल एकमात्र नंबर होता है और वह है जीरो। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, जिसने गणित को एक नई दिशा दी है और इसे अधिक सरल बना दिया है। जीरो और डेसिमल सिस्टम मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स का आधार रखते हैं। नंबर 2, आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ लाइफ। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली, जिसे आयुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन लेखों पर आधारित है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेदिक उपचार में उत्पादों मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें पशु, धातु और खनिज भी शामिल हो सकते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति की जानकारी किसी को भी स्पष्ट रूप से नहीं है। यह कब से चली आ रही है किसी को नहीं पता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका इतिहास 3000 साल से लेकर 50,000 साल पुराना हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार आयुर्वेद के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने प्राप्त किया। आयुर्वेदिक प्रणाली जिन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, वे अनिवार्य रूप से हर समय के लिए सत्य हैं और समय समय पर बदलते नहीं हैं। यह मानवीय कारकों और आंतरिक कारणों पर आधारित हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति का श्रेय अथर्ववेद को दिया जाता है, जहां कई रोगों का और उनके उपचार सहित उल्लेख किया गया है। नंबर 3, योगा एंड मेडिटेशन। अभी हाल तक पश्चिम विद्वान ये मानते थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन के बाद उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात हुआ कि योग का चलन 5000 वर्ष से भी ऊपर का था। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। योग की शुरुआत भारत में हुई थी। आज के समय में भारत देश के कई राज्यों में
योग में ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबसे आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना विज्ञान है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास में भी योग का खास स्थान है। योग के आधारभूत तत्व जैसे हठ, मंत्र, भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि को हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि के नाम से पुकारा जाता है। वैदिक काल में एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योग अभ्यास किया जाता था। पुरातन काल के योगासनों में और वर्तमान योगासनों में बहुत अंतर है। उस काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शस्त्र और योग का भी शिक्षा दी जाती थी। योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। विकास से तात्पर्य यहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। योग आसन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायक है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। अब बात आती है योगा और मेडिटेशन में क्या अंतर है। योगा और मेडिटेशन में सबसे बड़ा अंतर है बॉडी मूवमेंट। योगा के दौरान अलग अलग आसनों के कारण बॉडी में मूवमेंट होता है, जबकि मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाकर इंसान अपनी एनर्जी के जरिए किसी खास चीज, आवाज या सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा योग करने के बाद मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। मेडिटेशन करने से मानसिक रूप से शांति महसूस होती है और दिमाग में ऊर्जा और पॉजिटिविटी महसूस होती है। दरअसल दिन भर काम में बिजी होने की वजह से शरीर के साथ दिमाग भी थक जाता है और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे में दिमाग को एनर्जी देने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। नंबर 4, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में खगोल शास्त्र कहा जाता है। खगोल शास्त्र एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग 19 अरब आकाशगंगाओं के होने का अनुमान है और प्रत्येक आकाशगंगाओं में लगभग 10 अरब तारे हैं। सभी प्राकृतिक विज्ञानों में से खगोलकी यानी कि एस्ट्रोनॉमी सबसे प्राचीन है। कुछ लोग गैलीलियो को खगोल शास्त्र के जनक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गैलीलियो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक है। इसका आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही हो चुका था तथा प्राचीन धार्मिक एवं मिथकीय कार्यों में इसके दर्शन होते हैं। खगोलकी के साथ फलित ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है और आज भी जनता इन दोनों को अलग नहीं कर पाती है। भारत में खगोलकी की अति प्राचीन एवं उज्ज्वल परंपरा रही है। वास्तव में भारत में खगोलीय अध्ययन वेद के अंग वेदांग के रूप में 1500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले शुरू हुआ। वेदांग ज्योतिष इसका सबसे पुराना ग्रंथ है। प्राचीन काल के एस्ट्रोनॉमी संबंधी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनके लेखकों ने अपने नाम नहीं दिए। ऐसे ग्रंथ में आता है वेदांग ज्योतिष, जिसे लगभग 1200 ईसा पूर्व लिखा गया है। कुछ ऐसे भी ज्योतिष ग्रंथकार हुए हैं जिनके वाक्य आधुनिक ग्रंथ में दिए हैं, किंतु उनके ग्रंथ नहीं मिलते। उनमें मुख्य रूप से है नारद, गर्ग, पराशर, लाट, श्रीसेन, विष्णुचंद आदि। आज भी पंचांग बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान की स्मृति में ही भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी का साधारण सा अर्थ है बनाना या तैयार करना। प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी भी अंग का टिश्यू लेकर दूसरे अंग को ठीक करने में लगाया जाता है, जिससे किसी भी महिला या पुरुष के शरीर को आकर्षक तथा बिल्कुल नया रूप प्रदान किया जा सकता है। महर्षि सुश्रुत प्राचीन भारत में एक चिकित्सक थे, जिन्हें आज भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के आविष्कारक और विकास के लिए प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान भले ही 400 साल पहले हुआ, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने 2600 साल पहले ही डिलीवरी, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजों को कर दिखाया था। महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता भी हैं। आचार्य ने सुश्रुत संहिता नाम की अपनी किताब में 1100 बीमारियों, सैकड़ों औषधीय पौधों और सर्जरी करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस सर्जरी के जरिए नाक, चेहरे, गाल, कान, ठुड्डी, होठ और ब्रेस्ट को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। इसके साथ ही दुर्घटनाओं अथवा गंभीर बीमारियों के शिकार हुए लोगों में खोए हुए चेहरे के साथ खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आता है। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी काशी में हुई थी, जब महर्षि सुश्रुत के पास एक व्यक्ति कटी हुई नाक के साथ पहुंचा। पहले सुश्रुत ने उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिला दिया ताकि उसे दर्द ना हो। उसके माथे से त्वचा का हिस्सा लिया, पत्ते के जरिए उसकी नाक का आकार समझा और टाके लगाकर नाक बना दी और जोड़ दी। नंबर 6, संस्कृत, दी मदर ऑफ मेनी लैंग्वेज। संस्कृत भारत की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। संस्कृत दिव्य एवं समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से यह संसार की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र अथवा संस्कारवान। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम देववाणी है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणवादी हैं, अर्थात इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण दिया। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। संस्कृत के सभी पुराने लिखित अभिलेख वेदों में मिले हैं। ये वे प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को काफ़ी चीज़ें खोज करके दिया है, जिसके बारे में अगर हम वीडियो बनाएं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।